और सबसे पहले बात करेंगे गुप्ता परिवार के करोड़ों की शादी की और उस पर हो रहे विवाद की। तो गुप्ता परिवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल एक बड़ी राहत दे दी है। आज हाईकोर्ट ने शादी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने गुप्ता परिवार से कहा है कि वो पर्यावरण नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपए 21 जून से पहले जमा कराए। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी आदेश दिया है कि शादी के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट को 8 जुलाई तक अदालत में पेश करना होगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी चमोली को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो शपथ पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया है उसका उल्लंघन ना हो। डीएम चमोली इसके लिए वरना जिम्मेदार होंगे। आज अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि जिस औली में गुप्ता परिवार की शादी हो रही है, यानी कि जिस हिस्से में शादी हो रही है वहां बुग्याल नहीं है, बल्कि इस स्थान से 4 किलोमीटर दूरी पर बुग्याल है। तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई यहां तो पहले से ही होटल बने हुए हैं, तो ऐसे में इस आयोजन से यहां कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। तरफ से जो स्टेटमेंट दिए उन स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिकॉर्ड करते हुए एक मॉनिटरिंग का ऑर्डर किया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली को डायरेक्टली कहा है कि अंडर यू विल मॉनिटर द अफेयर, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मॉनिटर करने के लिए कहा है। और ये सारी रिपोर्ट जो जितना डैमेज वहाँ होगा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बुग्याल नहीं है, इस संबंध में भी कोर्ट ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है कि बुग्याल नहीं है। ये भी कोर्ट एग्जामिन करेगी। सब औली में होने वाली शाही शादी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही डीएम चमोली को आदेश दिया है कि वो नियमों के तहत पूरा हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना कराएं। लेकिन खास बात यह है कि राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट में कहा है कि औली बुग्याल है ही नहीं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अब तक इस मामले में चुप थे, वो इस तरह की शादी को राज्य में निवेश की ओर एक बड़ा कदम बता रहे हैं, यानी कि तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाना चाहती है और हमने मुंबई जाकर भी इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को आमंत्रित किया था। और औली में शादी का जो विरोध हो रहा है वो पूरी तरह से अनुचित है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि औली कोई बुग्याल नहीं है, वहां पहले से कई होटल मौजूद हैं। ऐसे में अगर इस तरह के आयोजन वहां होते हैं तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, राज्य सरकार ने तमाम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, हमने तमाम इन्वेस्टर्स से कहा भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। हमने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड के बारे में लोगों से बताया। जब मुंबई में गए थे तो हमने कहा भाई आप लोग विदेशों में शादी के लिए जाते हैं तो अपने आप ही बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड, आप यहाँ पर भी आइए। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने विरोध किया है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। उसको एक बुग्याल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि औली कोई बुग्याल नहीं है, वो बरगे एक की भूमि है। दूसरा, वहाँ पर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हमेशा होते रहे हैं। वहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल है, वहाँ पर क्लिफ टॉप एक प्राइवेट होटल भी है। तमाम तरह के वहाँ पर 12 महीने यात्री आते जाते हैं। जिस तरह से उसको मुद्दा बनाया जा रहा है वो उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरह के आयोजन से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, राज्य में यहां पर विकास और तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार से औली में होने वाली शाही शादी को लेकर कुल कितना राजस्व इकट्ठा हुआ है, इसको लेकर अदालत ने जवाब मांगा है। वहीं नगर पालिका जोशीमठ ने औली में होने वाली शादी के सफाई व्यवस्था को लेकर किसी भी राजस्व के जमा कराए जाने से इनकार कर दिया है। नगर पालिका जोशीमठ शैलेंद्र पवार का कहना है कि औली में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर एनजीटी के मानकों के तहत सिर्फ सफाई व्यवस्था को लेकर अनापत्ति प्रमाण दिया गया था और इसके लिए आयोजक कंपनी को 28 लाख रुपए का अनुमानित बिल भी दिया गया। लेकिन आयोजक कंपनी की तरफ से अभी तक नगर पालिका को ये धनराशि नहीं दी गई है। तो अब ऐसे में सोचना होगा कि कोर्ट जो कह रहा है कि भाई आप 3 करोड़ रुपए जमा कराएं, जो भी यहाँ पर नुकसान होगा, तो क्या वो रकम भी जमा हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जो एक साफ सफाई के लिए रकम दी जानी थी वो ही पालिका को नहीं दी गई है।
आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में एक बार फिर से डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते अस्पताल पहुंची महिला की डिलीवरी ऑटो में ही हो गई। जी हां, महिला 20 मिनट तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इमरजेंसी के बाहर ऑटो में ही वो महिला थी, लेकिन कोई स्टाफ उस महिला तक नहीं पहुंचा, उसे लेबर रूम नहीं लेकर जाया गया। महिला की हालत नाजुक देख अस्पताल के एक 4th क्लास महिला कर्मचारी ने ऑटो में ही महिला की मदद की और वहीं महिला की डिलीवरी करानी पड़ी, जिससे नाराज महिला के पिता ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। लेकिन इतना होने के बाद भी अस्पताल का प्रशासन अपने स्टाफ का बचाव कर रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला को लेबर रूम तक ले जाने का उन्हें समय ही नहीं मिला, इसलिए अस्पताल के स्टाफ ने महिला की डिलीवरी ऑटो में ही करा दी। फोन किया, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। उनकी सुबह मैं उनके घर पे गया, उन्होंने कहा जब आप हॉस्पिटल चलेंगे तो मेरे लिए फोन कर देना, मैं आपके मतलब आने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने जब मैं घर से चला तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनके लिए फ़ोन किया तो उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हॉस्पिटल ले आए, हॉस्पिटल ला के यहाँ पे आधे घंटे तक चिल्लाते रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया है। इमरजेंसी का केस था। आखिर लास्ट में बच्चा ऑटो में हो गया, तब जाके। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की यहां पर विस्तार होने जा रहा है, बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कल की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। तो कितनी महत्वपूर्ण है कल की बैठक और कौन कौन से बड़े फैसले कल कैबिनेट लेगी, जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी किशोर रावत, जो देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो किशोर, जरा बताएं, लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट की बैठक, क्या क्या बड़े फैसले होने वाले हैं? तो चलिए हम किशोर से और जानकारी लेंगे। तो कल की अगर कैबिनेट की बैठक की बात करें तो बहुत सारे बड़े फैसले कल की बैठक में लिए जाएंगे। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, तो जिसमें आपको बता दें मोटे तौर पर जो बड़े फैसले हैं कल की बैठक में लिए जा सकते हैं। उसमें कैबिनेट में प्रमोशन में रिलैक्सेशन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। वहीं कैबिनेट आबकारी पॉलिसी को लेकर भी चर्चा कर सकती है और अर्धनगरीय पेयजल नीति को लेकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो और भी कुछ अहम फैसले हैं जो कल की बैठक में पास होंगे, जिन पर मुहर लगाएगी कैबिनेट। तो फिलहाल जो खबरें हैं उन पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। तो अपने सहयोगी से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किशोर और विस्तार से हमें बता पाएंगे कि कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जिस पर कल त्रिवेंद्र कैबिनेट मुहर लगाने वाली है। तो कल सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी और कई सारे ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जिनको इस बैठक में रखा जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। तो विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को कल कैबिनेट में लाया जा सकता है और साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली पर भी कल की कैबिनेट में फैसला हो सकता है। तो किशोर रावत से हम जानकारी लेंगे। किशोर, बताएं कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और कौन कौन से बड़े ऐसे फैसले हैं जो कल कैबिनेट मंजूर कर सकती है? देखिए, करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट के बैठक ऐसे महत्वपूर्ण है जिन पर फैसला लिया जा सकता है और खासकर चर्चा की जा सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 24 और 25 जून को अभी जिस तरीके से जो प्रस्तावित है उत्तराखंड का विशेष सत्र, उसको लेकर कैबिनेट से अनुमोदन लिया जा सकता है और उसका प्रस्ताव पर चर्चा करके अनुमोदन लिया जा सकता है। इसके साथ ही सेमी अर्बन वाटर पॉलिसी, उसको लेकर भी नीति बनाई जा सकती है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कई जगह जो ग्राउंड वाटर का बोरिंग की जाती है, उसमें कोई नीति नहीं है, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही सेवा नियमावली तमाम तरह की जो विभागों में है और उस पर कई जगहों पे संशोधन किया जा सकता है, कहीं पे नई नियमावली लाई जा सकती है, तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही आबकारी में कई दुकानें ऐसी है जो अभी तक नहीं बिकी है, उनको लेकर आबकारी नीति में संशोधन लिया जा सकता है। तो तमाम जो फैसले हैं वो कल चर्चा लिया जा सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे फैसले हैं जो रोजगार के सेक्टर से जुड़ सकते हैं और खासकर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार लगभग अपनी प्रत्येक कैबिनेट में इन्वेस्टर मीट में जो तमाम जरूरतें थी, जिन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, यानी फैक्ट्रियां लगानी थी, उद्योग लगाने थे, तो उनकी नीतियों को लेकर लगातार बदलाव किया जा सकते हैं। तो संभवतः इस कैबिनेट बैठक में भी सरकार कई नीतियों पर फैसला ले सकती है। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। कल फिर से आपसे अपडेट लेंगे जब ये जो फैसले आप बता रहे हैं पर मुहर लग चुकी होगी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि 29 जून को पौड़ी में कैबिनेट की बैठक होगी। 1969 में स्थापित पौड़ी कमिश्नरी को 29 जून को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार कमिश्नरी के इस गोल्डन जुबली वर्ष पर पलायन की मार झेल रहे पौड़ी को कैबिनेट का तोहफा देना चाहती है। तो उपेक्षा की मार झेल रहा मंडल मुख्यालय पौड़ी में वर्तमान में मंडलीय कार्यालय तक खाली पड़े हुए हैं और ज्यादातर अधिकारियों ने देहरादून में ही अपने कैंप ऑफिस बना लिए हैं। तो माना जा रहा है कि जब यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी तो उससे यहाँ बड़ा बदलाव आ सकता है और अधिकारी भी शायद जिस इलाके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो भी देहरादून न बैठकर जहां उनकी तैनाती है वहां बैठेंगे। हाँ, जो गढ़वाल कमिश्नरी है 29 जून उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए हमने पहला तो एक निर्णय लिया कि और हम कैबिनेट करेंगे और कमिश्नरी मुख्यालय है, हमारा जिले का भी मुख्यालय है, तो वहाँ के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। मोटा मोटा भी यही विचार किया है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार को लेकर मंथन किया, जिसमें सभी बड़े कांग्रेस के नेता शामिल हुए। लेकिन इस दौरान हरीश रावत जो अपना चुनाव हार गए बुरी तरह, जब उनसे पूछा गया कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को लेकर आप क्या कहेंगे, तो आपसे नाराज हैं। और यूथ कांग्रेस के विक्रम रावत के अध्यक्ष रहते हुए सुमित्र भुल्लर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में हरीश रावत का अहम रोल है, जबकि विक्रम रावत हरीश रावत सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे हैं, रणजीत रावत के बेटे हैं। तो कई सारे सवाल जब एक के बाद एक दागे गए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर, तो थोड़ा नाराज भी हुए जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ वो कार्यकर्ताओं को एक होने का संदेश दे रहे हैं, तो कहीं इसके पीछे मकसद प्रदेश में पार्टी की कमान संभालना तो नहीं है। तो हरीश रावत ने पार्टी की आधी लुटिया डुबोने का जिम्मेदार शक करने वाले पत्रकारों को बता दिया और सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। विशेष के लिए विरोध है, ना किसी व्यक्ति विशेष से विरोध है। मेरा मानना बस ये है कि इस समय जब हमारा कार्यकाल 1 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ था, तो इस समय ऐसा बदलाव क्यों? मेरा हरीश रावत जी से भी ये सवाल है और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी सवाल है। हम हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के साथ हैं, हम भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से गलत बदलाव होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप फिर चाहते हैं कि उत्तराखंड में नियंत्रण मेरे हाथों से चले? आप जैसे जो शक करने वाले लोग हैं, हमारी आधी लुटिया तो आप ही ने डुबाई है। नहीं, पर आप नहीं चाहते कि पार्टी स्थितियां सुधरे? ये कोई सवाल नहीं। हा? ये सवाल नहीं है। आप सवाल ठीक करिए, आपका सम्मान करता हूँ। ऐसे चैनल ऐसे थोड़ी बात होती है। आप सवाल क्या कर रहे हैं? आपका सर एकजुट करना है, सवाल को समझते भी हैं तो सवाल कर रहे हैं। तो अब सोचिए क्या मंथन हुआ होगा हार को लेकर कांग्रेस में, जिसमें हरीश रावत जो कांग्रेस के महासचिव हैं वो कह रहे हैं कि आधी लुटिया तो पत्रकारों ने ही डुबो दी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। प्रकाश पंत के निधन को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और बीजेपी के अंदर पिथौरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर एक पक्ष पंत परिवार को ही टिकट दिलाने की वकालत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई नेता खुद टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। करीब आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो खुद को इस दौड़ में खुद ही शामिल बता रहे हैं। पंत परिवार से उनकी पत्नी और छोटे भाई का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि परिवार के बाहर कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। प्रकाश पंत के निधन से बीजेपी को कुमाऊं में ब्राह्मण नेता के रूप में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चर्चा जोरों पर है कि जीतने वाले की कैबिनेट मंत्री के तौर पर लॉटरी भी खुल सकती है। चले सन 2002 में मैंने उनको वचन दिया था शिव प्रकाश जी के सामने, जब तक आप हैं मैं कभी दावेदारी नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है। पार्टी का आदेश रहेगा तो एक सिपाही के नाते मैं तैयार हूँ, अन्यथा पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। तो कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता की ये भावना है इस स्थान पर उनके सपनों को जो पूर्ण कर सके, जो सपना इस पिथौरागढ़ के विकास के लिए पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए माननीय प्रकाश पंत जी ने देखा था, उस सपने की परिकल्पना को साकार करने के लिए केवल और केवल उनके परिवार से उनके भाई भूपेश पंत जी को टिकट। तो अगली बड़ी खबर भी दिवंगत नेता से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिवंगत नेता प्रकाश पंत के नाम पर अब सड़क का नाम रखा जाएगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भुइयां मंदिर रोड का नाम बदला जाएगा और इस सड़क का नाम अब पड़ेगा प्रकाश पंत मार्ग। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भुइयां मंदिर 2 लेन फास्ट ट्रैक है, तो ऐसे में अब एक कह सकते हैं कि अपनी तरफ से श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री थे प्रकाश पंत और उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है जो यहाँ पर
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर भुइयां मंदिर तक का जो मार्ग है, जो कि 2 लेन फास्ट ट्रैक है, उसे अब प्रकाश पंत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये नया नामकरण अपने नेता को श्रद्धांजलि देते हुए ये फैसला लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान किसी विधायक या मंत्री की तबीयत खराब होने पर मेडिकल टीम अस्पताल प्रशासन को डिटेल रिपोर्ट देगी। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। उनका कहना है कि तबीयत खराब होने पर फुल चेकअप किया जाएगा ताकि सही ट्रीटमेंट सही समय पर मिल सके। अस्पताल ने सर्कुलर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद जारी किया है, जिनकी तबीयत फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान ही बिगड़ी थी। हालांकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता काफी देर से चला। सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी माननीय विधायक जी या मंत्री जी किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो वो चिकित्सालय प्रशासन के संज्ञान में उनकी तकलीफ को लाएंगे और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें विस्तृत जांच और परीक्षण करवाएंगे, जिससे जो है इस तरह की जो संभावनाएं रहती हैं वो ना हो, किसी भी व्यक्ति को जो है सही उपचार मिल सके। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द ही ऐसी तमाम कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रहा है जिनके उत्पाद की पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी 250 कंपनियों को चिन्हित कर लिया है और इन सभी को नोटिस जल्द से जल्द भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि जो कैरी बैग होते हैं, तो प्लास्टिक के कैरी बैग पर उत्तराखंड में पूरी तरह से रोक है, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट है, कई ऐसे उत्पाद है जिनकी पैकिंग प्लास्टिक के ही रैपर में होती है। तो ऐसे में ऐसी 250 कंपनियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। मैंने बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, वो रूल ये कहता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं, जिनके उत्पाद के माध्यम से प्लास्टिक का माने फैलाव हो रहा है पूरे स्टेट में, तो ये उनका ही जिम्मेदारी है कि वो अपने उत्पाद के माध्यम से जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है वो सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करा के उसको निस्तारण करने का जिम्मेदारी उनका है। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया है। ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के बाहर फटा, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। पंचायत चुनाव में हो रहे भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि राज्य बनने के बाद अब तक 18 साल में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें मिली और ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिस पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी पूछा है कि क्या कोई इस तरह की शिकायत भी मिली है कि मतदान से पहले सदस्यों को गोवा या अन्य शहरों में सैर के लिए ले जाया जाता है या नहीं। अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो इस बार के पंचायत चुनाव की निगरानी खुद करेंगे। जो गाइडलाइंस सरकार और निर्वाचन आयोग के हैं वो लागू होते हैं कि नहीं। आपको बता दें कि विपुल जैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का अधिकार सदस्य को होता है, जिसमें सदस्यों के वोट की बोली लगाई जाती है और ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। साथ ही कहा कि राज्य में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, 96 ब्लॉक प्रमुख, करीब 520 जिला पंचायत सदस्य और 4000 बीडीसी सदस्य आदि की खरीद फरोख्त में 500 करोड़ का सीधा भ्रष्टाचार होता है। बीसीसीआई की टीम के देहरादून दौरे के दूसरे दिन आज उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से बैठक हुई। राज्य में क्रिकेट संघ की मान्यता को लेकर 2 दिन तक मीटिंग करने के बाद आज बीसीसीआई की टीम वापस लौट गई है। बीसीसीआई की इस टीम में पूर्व क्रिकेटर सबा करीम और अंशुमन गायकवाड़ शामिल थे। लौटने से पहले उन्होंने देहरादून की तनुष क्रिकेट अकेडमी का दौरा भी किया और इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अब राज्य में किसी एसोसिएशन को मान्यता मिलनी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में बीसीसीआई का खेल कैलेंडर जारी होने से पहले ही प्रदेश में एसोसिएशन को मान्यता मिल जाएगी। मीटिंग तो बड़ी पॉजिटिव रही है। तो उन्होंने पहले तो हमारे साथ रिकॉर्ड देखे थे कि 2007 से यूपीसी जो एफिलिएट थे, तो यूपीसी के जो टूर्नामेंट्स हुए थे उनके बारे में पूछा, रिकॉर्ड दिखाए। सेंट्रल जोन वुमेंस का ये हुआ था, अंडर 19 वुमेंस के यहाँ खेला गया। रणजी ट्रॉफी कैंप हमारे अंडर में लगे। इवन यूपीसी की जो मीटिंग हुई थी हमारे बैनर के नीचे इनकी मीटिंग हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग। और हादसे की खबर है। परिवार के साथ चारधाम यात्रा पर जा रही एक महिला की केएमटी में खाई में गिरने से मौत हो गई। महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी।